चलिए स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, यानी कि गोलीय सतहों द्वारा अपवर्तन। खैर हम पढ़ तो अभी भी रिफ्रैक्शन ही रहे हैं, रिफ्रैक्शन वाला लेक्चर हमारा कंटिन्यू चल रहा है सीरीज। लेकिन देखिए अब की बार जो सरफेस है वो कैसी है, स्फेरिकल यानी कि गोली। मतलब देखो पहले अभी तक क्या था कि जो भी आपकी सरफेस थी वो कैसी थी, प्लेन थी यानी कि समतल। अब हम कैसी सरफेस लेंगे जो किसी स्फीयर का पार्ट होगा, जो किसी गोले का भाग होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास कांच का एक बाउल है, ठीक है, कांच का एक पात्र है गोला का। अब उसके अंदर जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उससे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, उन सब की जो प्रॉपर्टीज है वो हम इस लेक्चर के अंदर पढ़ना शुरू करें। तो हम देखते हैं क्या रूल होता है, ठीक है। तो देखो ऐसा मान लीजिए कि ये अपना क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। देखो क्यों, अब देखो इस सरफेस को स्फेरिकल सरफेस यानी कि गोलीय सतह क्यों बोला गया। रीजन क्या है कि देखो अगर आप इसे कंप्लीट बना दोगे तो क्या बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। चलिए तो देखिए इस तरह से ये, अब इस तरफ जो है ये मेरा क्या है, मीडियम 1 यानी कि ये मेरा क्या है, माध्यम नंबर 1 है। और ये मेरा क्या है, मीडियम 2 यानी कि ये मेरा क्या है, माध्यम 2, ठीक है। यानी कि यहाँ एक अलग मीडियम है, यहाँ एक अलग मीडियम। क्लियर हुई थी। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा क्या हो गया, ओ, ठीक है। अब देखो इस सरफेस से हमें देखो ये वाली जो सरफेस है ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच में, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 की बाउंड्री है ये वाली सरफेस, ठीक है। अब इस वाले मीडियम में एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ओके, तो अपन इसको जो P नाम दे देते हैं और ऑब्जेक्ट को अपन क्या कह देते हैं, O। क्लियर हुई। अब देखिए, अब मैंने मान लिया कि इस देखो जो मीडियम 1 है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, N1, यानी इसका जो अपवर्तनांक है वो कितना है, N1। और जो मीडियम 2 है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक है वो कितना है, N। समझ आई नहीं, ठीक है। अब देखो ये वाला अलग मीडियम है, तो मीडियम 1 है तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ने क्या बोल दिया, N1। और इस वाले में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन ने क्या बोल दिया, N। एक बार के लिए हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि N2 जो है वो ग्रेटर देन है क्या, N1। यानी इसका मतलब ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब कि ये वाला मीडियम इस मीडियम से डेंसर है, यानी कि माध्यम 2 माध्यम 1 से क्या है, सघन है। मीडियम 2 इज डेंसर देन मीडियम 1। क्लियर हुई। अब देखो तो देखो ये वाला पूरा का पूरा क्या होगा, कंप्लीट करेंगे तो एक स्फीयर होगा। तो इस स्फीयर का कहीं ना कहीं कोई सेंटर भी होगा, तो सेंटर को अपन क्या बोल देते हैं, C। अब देखिए इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाती है और इस सरफेस से टकराती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे गई और इस जगह पर ये इस सरफेस से क्या हुई, टकराई। क्लियर हुई। अब अपन क्या बनाते हैं, इस पॉइंट पर देखो मान लीजिए इस पॉइंट पे टकरा, अब इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देते हैं, M, ठीक है। अब अपन M पॉइंट पर अपने को क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है, अभिलंब बनाना है। तो अपन क्या करेंगे, आपको याद होगा स्टार्टिंग के लेक्चर मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्कल के ऊपर नॉर्मल बनाना हो तो उस पॉइंट को क्या करो, आप सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करो। यानी कि अगर आप जो है नॉर्मल बनाना चाहेंगे तो जो ये CM वाली लाइन है, CM वाली लाइन OM के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इस चीज में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सॉरी OC के तो गलत बोल गया मैं, OM के नहीं। इस पॉइंट पर ये वाली जो लाइन है ये क्या है, परपेंडिकुलर। ये चीज आप लोगों को पता है। अब देखो अब क्या हो रहा है कि देखो जैसे मान लो कि ये स्फीयर, ठीक। अब देखो अब अगर मान लीजिए ये वाला मीडियम नहीं होता तो ये लाइट सीधी की सीधी उधर चली जाती। लेकिन देखिए ये अब कहां से कहां जाने की ट्राई कर रही है, इस मीडियम से इस मीडियम। ये वाला मीडियम कैसा है, रेयर यानी कि विरल। ये कैसा है, डेंसर यानी कि सघन। तो लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो देखो जो लाइट ऐसे जाने वाली थी वो ऐसे नहीं जाएगी और नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। या देखो ये वाली लाइट इस तरफ बेंड होके कुछ इस तरफ आएगी
और यहाँ मिल जाएगा। तो जहां पर ये मिली, ये वाला जो पॉइंट है आई, जहां पर ये मिली, ये वाली जो पॉइंट है ये क्या है, हमारी इमेज है, यानी ये क्या है, हमारा प्रतिबिंब। तो देखो ओ ऑब्जेक्ट कौन से मीडियम में था, मीडियम 1 में, ठीक है, जो कैसा है, रेयर है यानी कि विरल। यहां से एक लाइट रे गई, इस तरह के स्फेरिकल सरफेस यानी कि गोली सतह से टकराई। अब क्योंकि ये रेयर से डेंसर में यानी कि विरल से सघन में जा रही है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। अब देखो ये जाना इसको सीधा था और नॉर्मल इसका ये है, तो बेंड होगी ये इस तरफ आ जाएगी और ये इधर चली गई और यहाँ पे मिल गई, कहाँ पे, ये आई, ठीक है। तो देखो, तो इस तरह देखो अपना ओ और जो एम वाली लाइन है, ओ एम, जो ये ओ और एम है, ये अपनी क्या हुई, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण हुई। और जो ये सी एम वाली लाइन है, ये क्या हुआ, नॉर्मल। तो देखो ये वाला एंगल क्या हो गया, सॉरी ये वाला एंगल क्या हो गया, आई, ठीक है, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल हो गया आई, क्लियर। अब देखो, अब गौर से देखो, ये वाला नॉर्मल और ये वाली जो रे है, ये कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है। तो ये वाला जो एंगल हो गया, ये क्या हो गया, आर, ठीक है। देखो ये वाला एंगल क्या होगा, आर। तो ये आपको समझ आना चाहिए आर क्यों हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये अपनी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे यानी कि अपवर्तित किरण है। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ही क्या कहलाता है, अपना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कोण कहलाता है, ठीक। अब मैं क्या करता हूं, इस एंगल को मैं बोल देता हूं अल्फा, इस एंगल को मैं बोल देता हूं बीटा और इस एंगल को मैं बोल देता हूं गामा। और मैं क्या करता हूं कि एम से इस वाली लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं, इसको मैं क्या कह देता हूं, एम। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। जो ओ अपना ऑब्जेक्ट, पी ये वाला जो सरफेस है यहां से, ठीक है, सी सेंटर है इस पूरे का, आई अपनी क्या है, इमेज, ठीक है। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, उससे इन सबको मिलाने वाली लाइन पे अपन ने क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अभिलंब बना दिया। अब देखिए अब क्या होगा, अब देखो आप कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल देखो, जो मैं नाम लेता हूं वो वाला, ये देखिए ओ एन एम, ट्रायंगल ओ एन एम, दिख गया आप सबको ट्रायंगल ओ एन एम, ठीक है। इसमें अपन क्या लिखते हैं, tan अल्फा। देखो अल्फा ये है, तो अपने को क्या निकालना है, tan अल्फा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा आधार। तो देखो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है अपना mn और बेस क्या है no। तो देखो ये अपना क्या हुआ, mn अपॉन no, ठीक है। ये अपनी हो गई इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुई ये चीज। इसके बाद देखिए इसी तरह से आप दूसरा ट्रायंगल लीजिए, ये वाला CNM ट्रायंगल CNM। देखिए tan बीटा क्या हुआ, tan बीटा क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये वाला डिस्टेंस अपॉन ये, मतलब mn अपॉन nc। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इसी तरह से आप क्या देखिए कि जो ट्रायंगल है कौन सा, INM, जो आपका tan गामा है, ठीक है, tan गामा। देखो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर तो अभी भी क्या है, mn अपॉन बेस क्या हो गया, ni। ये अपनी इक्वेशन हो गई 3। तो देखो ये 3 इक्वेशन देखिए। अब इसके बाद आपको एक अप्रोक्सीमेशन याद रखना है, वो ये है कि tan थीटा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। कब, जब थीटा अपना कैसा हो, स्मॉल हो यानी कि r। तो ये चीज आप लोगों को पता है कि जब भी अपन ऑप्टिक्स ये वाली कर रहे हैं तो अपने सारे के सारे एंगल और सारी साइड डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल होती है, तभी सारे के सारे लॉज क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। तो देखो जो अपना tan अल्फा है जो इसके बराबर था, तो देखो इधर से अल्फा क्या हो जाएगा, ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू देखो, अब tan अल्फा को अपन क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, mn अपॉन n। क्लियर। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली बीटा क्या हुआ,
एम एन अपॉन एन सी, ये हुआ इक्वेशन नंबर 4। और इस तरह से गामा क्या हो गया हमारा, एम एन अपॉन एन आई, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 5। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, चलिए अब आप इसे यहां तक रखो। अब ये जो है हमारा जो ये टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा या अल्फा बीटा गामा का जो काम था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन देखेंगे इसके आगे क्या होता है। तो अब गौर से देखो, सबसे पहले आप ट्राइंगल देखो कौन सा, कि सबसे पहले ट्राइंगल देखिए ये वाला एम ओ सी, एम ओ और सी दिख गया, एम ओ सी। देखो एम ओ सी ट्राइंगल कुछ ऐसा है, ये सी है, ये ओ है, ये एम, देख गए? ठीक है, ये वाला एंगल क्या है, आई, ये वाला क्या है, अल्फा, और ये वाला क्या है, बीटा। क्लियर हुआ? तो आपको पता होगा कि एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यानी कि बहिष्कोण गुणधर्म। तो वो क्या कहता है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी वैल्यू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है, यानी कि जो भी बहिष्कोण होता है इसका मान जो सम्मुख अंतःकोण है उनके योग के बराबर होती है। यानी एक तरह से आपका आई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6। अब नेक्स्ट आप ट्राइंगल देखो ये वाला कौन सा, कि सी एम और आई वाला। ठीक है, तो देखो मैं यहां बना रहा हूं इसे, तो सी एम आई वाला ट्राइंगल बनाना है हमें। ये कुछ इस तरह से है, सी एम और आई। ठीक है, ये वाला एंगल क्या हुआ, बीटा, ये वाला एंगल क्या हुआ, आर, ये वाला एंगल क्या है हमारा, आर। ठीक है, और ये क्या है, गामा। तो देखो अब की बार हम क्या बता कि बीटा किसके इक्वल हुआ, अब की बार बीटा क्या है, एक्सटीरियर एंगल हुआ बहिष्कोण, तो बीटा किसके बराबर हुआ, गामा प्लस आर। यानी आर किसके बराबर हुआ, बीटा माइनस गामा। ठीक है, आप उधर भेज दोगे तो आर किसके बराबर आ जाएगा, बीटा माइनस गामा। यानी कि इन ट्राइंगल कौन सा, हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको, मैं लिख रहा हूं इसे क्या, सी आई एम, सी आई एम। आर एंगल आर किसके बराबर हुआ, देखिए यहां से, बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस। ये क्या आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। क्लियर हुई? ठीक है, चलो अब देखिए अब हम कैसे इसको सेट करते हैं। गौर से देखो कि देखिए यहां तक ये सब कुछ हो गया। अब आप देखो अब अपन क्या करते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। स्नेल्स लॉ यानी कि स्नेल का नियम। ठीक है, तो देखो वो क्या कहता है, वो कहता है साइन आई अपॉन साइन आर किसके बराबर होता है, n2 अपॉन n1। क्लियर हुई ना ये चीज? तो देखो कैसे पता चला, देखो यहां भी यही होगा, ये आई और जहां देखो जहां पर एंगल आई है इंसिडेंट, वहां मीडियम कौन सा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n1। और जहां पर r है जो दूसरे मीडियम में जा रही है लाइट रे, तो वहां इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, r। तो r वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n2। तो sin i अपॉन sin r किसके बराबर हो गया, n2 अपॉन n1। ठीक है, अब देखिए अब फिर से हमें क्या पता है कि साइन थीटा भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल होता है, थीटा के। जब थीटा कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो फिर से अपन क्या लिख सकते हैं कि I अपॉन आर किसके इक्वल आया, n2 अपॉन n1 के। यानी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसे आप, तो क्या आया, n1 इंटू आई, ठीक है, बराबर n2 इंटू आई। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब आप क्या करो कि इक्वेशन 6 से तो I की वैल्यू और 7 से जो R की वैल्यू है वो वहां पे पुट कर दो। ठीक है, चलिए तो I की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो देखो ये क्या आया, n1 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n2 इंटू बीटा माइनस गामा। क्लियर हुआ ये यहां तक आ गया? ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में देखिए
ये तो n1 है। अब देखो अल्फा, अल्फा क्या है, mn अपॉन no। तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पर mn अपॉन no प्लस बीटा क्या है हमारा mn अपॉन nc। तो mn अपॉन nc इज इक्वल टू n2 टाइम्स बीटा अभी भी क्या है अपना mn अपॉन nc माइनस गामा क्या है हमारा mn अपॉन ni। तो mn अपॉन ni क्लियर हुई ये चीज सारी की सारी। अब देखिए, अब हर जगह से जो अपना न्यूमरेटर है यानी कि अंश है वहां पे mn क्या है कॉमन, तो वो हर जगह से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुई, ठीक है। तो देखो हमारा क्या बना, ये हमारा बना n1 अपॉन no, ठीक है। ये तो सारा कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। तो देखो mn n1 इंटू 1 अपॉन no, तो क्या हो गया ये n1 अपॉन no प्लस n1 अपॉन nc इज इक्वल टू n2 अपॉन nc माइनस n2 अपॉन ni। ठीक है, यही बना। आपको बस इसको क्या करना है अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करना। अब आप क्या करिए कि nc वाली साइड टर्म एक तरफ रख लीजिए और बाकी वाली साइड टर्म एक तरफ रख लीजिए, यानी कि इसे आप इधर ले आइए और इसे उधर ले जाइए। तो देखो ये क्या बना, ये बना आपका n1 अपॉन no। देखो ये इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का n2 अपॉन ni। क्लियर हुआ, ये इधर आएगा माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू यहां पर क्या है हमारा n2 अपॉन nc, तो n2 अपॉन nc माइनस n1 अपॉन nc। ठीक है, तो देखो यहां तक तो ये सब बातें हो गई। अब अपन देखते हैं क्या होगा। तो देखो सबसे पहले देखो P, ये वाला जो पॉइंट है P इस सरफेस का, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है ये क्या है u, यानी एक तरह से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u। अब P तो कहां पर है सरकमफेरेंस पर, परिधि पर, और C क्या है सेंटर। तो P से लेके C तक की डिस्टेंस क्या होगी r, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस तरह से P से लेके I तक की जो डिस्टेंस होगी इसको अपन क्या कह देते हैं v। ठीक है, क्योंकि हम इमेज की डिस्टेंस को हमेशा क्या लेते हैं v लेते हैं। क्लियर हुई है चीज। अब आप गौर से देखो आपका NO क्या है, ठीक है। अब NO जो होगा वो ऑलमोस्ट PO के बराबर होगा। हम ये मान के चलेंगे कि N से जो देखो P से जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम डिस्टेंस किससे होगी N से होगी, क्योंकि P और N लगभग क्या होंगे बहुत ही पास में होंगे। तो देखो NO जो ऑलमोस्ट इक्वल है PO के, ये किसके इक्वल होगा। तो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है u, लेकिन क्योंकि ये P से लेफ्ट में है यानी ये वाला डिस्टेंस अपन किधर जाके मेजर कर रहे हैं P से लेफ्ट साइड में, तो इसको अपन क्या लेंगे माइनस करेंगे। क्लियर हुई ये चीज, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो क्या है NC, ठीक है। वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा PC के। तो देखो P से C की डिस्टेंस कितनी है R। अब क्योंकि आप राइट में जाके चेक कर रहे हो P से, क्योंकि आपको राइट में चलना पड़ रहा है P से, तो ये किसके बराबर हो जाएगी R के। ठीक है, और लास्ट क्या बचा NI। तो देखो NI भी ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा PI के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा यहां से यहां तक, क्योंकि अपन राइट में गए हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगा V। ठीक है, बस अब आप क्या करिए सारी की सारी वैल्यूज पुट। तो देखो ये वाली जो NI और PI जो ऑलमोस्ट इक्वल है, NI और PI ये कितना होगा V, और V किसमें लेंगे अपन प्लस में, क्योंकि अपन को क्या करना हो रहा है राइट में जाके मेजर करना पड़ रहा है। अब आप क्या करिए सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो। तो देखो क्या आया N1 अपॉन NO की वैल्यू माइनस का U प्लस N2 अपॉन NI किसके इक्वल है V इज इक्वल टू N2 अपॉन NC क्या है R, और माइनस का यहां पर N1 अपॉन NC भी क्या है R। तो देखो ये क्या बना, इसको मैं पहले लिख लेता हूं, ये क्या हुआ N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U। तो इसको अपन माइनस का N1 अपॉन U लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल एलसीएम यहाँ क्या आ गया R, और ये क्या आ गया
n2 माइनस n1। तो आप लोगों को समझ में आया देखो किस तरह से जो है, अगर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता हो, दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो, और जो स्फेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर पता हो, तो आप क्या कर सकते हो कि इमेज कहां बनेगी, इस चीज को आप क्या कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। यानी कि अगर आपको वस्तु की दूरी पता हो, दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक पता हो, और जो ये गोलीय सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस चीज की गणना कर सकते हो कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बनेगा। ठीक है, तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कहलाता है रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस, यानी कि गोलीय सतहों द्वारा अपवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन भी आएंगे, और ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले से हम जो है लेंस वाले फॉर्मूले का भी जो है डेरिवेशन करेंगे। यही जो है, यही इस पूरे के पूरे लेंस फॉर्मूले का क्या होगा, बेसिस होगा। तो आप अच्छे से क्या कर लीजिए, नोट डाउन करके जाए।